Okay, so let's begin today's class. In the previous class, we understood the concept of typecasting, the importance of data type, how to use data type. We discussed about primitive data types, and we are yet to discuss about the non-primitive data types. Non-primitive data types हम लोग हर एक को individual लेकर के चलेंगे because all the non-primitive data types are again somewhere down the line are related to primitive data types. So let's take an example of array. So array could be of integer type as well as it could be of string type or any other primitive data type we can say. Okay, so we'll discuss these things later stages. आज कुछ प्रोग्राम कॉन्सेप्ट्स की तरफ आएंगे सिंपल से प्रोग्राम्स को हम लोग कैसे इवेल्युएट करते हैं एंड क्विकली हम लोग मूव ऑन करेंगे ओनली स्टिक टू द लॉजिक बिहाइंड द प्रोग्रामिंग राइट. तो प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग जैसे डेटा टाइप समझ गए, ऑपरेटर्स समझना था. तो ऑपरेटर्स के बारे में लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स है एंड स्पेशली व्हेन वी आर डीलिंग विथ रिलेशनल ऑपरेटर्स. वैसे ऑपरेटर्स जो रिलेशन बताते हैं, देयर वुड बी अ कंपैरेटिव और कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर थिंग्स एंड उनका कंपैरिजन करके हमें बताना है कि which one is either bigger than the second one or out of the two. n नंबर ऑफ इनपुट्स दिया हुआ है, उसमें से बताना कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये वैल्यूज आपस में बराबर है या नहीं है. ओके, इन सब टाइप के प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को सॉल्व करने के लिए लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स पे ध्यान देते हैं. लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. ठीक है, इनका इंपॉर्टेंस कहाँ पे है? तो मोस्टली हम लोग जब यूज करते हैं कंडीशनल, जैसे if else, if else if, switch, nested if, loop like while, for, do while. तो इन सब सिनेरियोज में रिलेशनल ऑपरेटर्स का सबसे ज्यादा यूज होता है. वी हैव बीन यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स फॉर क्वाइट सम टाइम. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में अगेन इंपॉर्टेंस क्या आता है, एक पूरा कैटेगराइजेशन अभी जल्दी से हम लोग देख लेते हैं. ठीक है ना. तो जावा में क्या किया गया है, अगेन हो सकता है जो बात अभी हम बता रहे हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर की क्लासिफिकेशन को लेकर के, ये हो सकता है मल्टीपल बुक्स या मल्टीपल नोट्स आप अगर देखते हो उसमें वेरिएशंस दिख सकता है कैटेगराइजेशन को लेकर के. ठीक है, बट नथिंग टू वरी, कंपोनेंट्स उतने ही रहेंगे, बस क्लासिफिकेशन उनको कहाँ करना है वो वेरी कर सकता है. तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास 5 तरह का होता है. वी हैव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड वन मोर दैट इज अ मॉड्यूलर डिवीजन 5. अपार्ट फ्रॉम दैट अरिथमेटिक ऑपरेटर को अगेन क्लासिफाई कर दिया गया इनटू यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी ऑपरेटर्स. For those arithmetic operators that work on only one operand, okay, वैसे ऑपरेटर्स जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे काम करते हैं, एक ही वेरिएबल या एक ही वैल्यू पे, तो उनको हम लोग यूनरी ऑपरेटर का नाम दे दिए हैं. तो जावा में 4 यूनरी ऑपरेटर होता है. क्विकली स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. कोड विंडो विजिबल है सबको? यस सर. ठीक है, तो 4 यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस, माइनस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है ना. इसके अंदर सबसे पहला जो हमें मिल जाता है दैट इज 4 तरह के होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन,
इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो सवाल आता है कि सर हम लोग को तो पता है प्लस सिंबल या माइनस सिंबल एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए बना है, और उसमें तो अगर हम नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और प्लस सिंबल अगर लगा रहे हैं तो मिनिमम हम 2 नंबर तो ले रहे होंगे। तो ये एक पे कैसे काम करता है? ठीक है ना, बात सही है, एक पे कैसे काम करता है। एक स्टेटमेंट देखते हैं। लेट्स से कोई एक वेरिएबल है ना, यहाँ पे दे देते हैं इंट एक्स इक्वल 90। अब हम इस वेरिएबल को एक स्टेटमेंट के साथ प्रिंट कराना चाहते हैं, तो एक वेरिएबल प्रिंट स्टेटमेंट हम लेते हैं। that value of x is equal to, then I give plus symbol and variable name। ठीक है ना, इस तरह से। So when I am using this plus symbol to concatenate a statement along with a variable's value, at that moment of time this plus symbol is being used as a unary operator। क्योंकि हम यहाँ पे कोई एडिशन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन वाला काम नहीं हो रहा है, रादर यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कर दिया जा रहा है। अगेन इफ यू सी, आई एम ओनली एसोसिएटिंग ओनली वन वेरिएबल और वन वैल्यू एट अ टाइम विद दिस प्लस सिंबल। प्लस सिंबल के आगे और पीछे दोनों तरफ वैल्यू रहता है, बट यहाँ प्लस सिंबल से पहले कुछ वैल्यू है क्या? नहीं है, वो सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट है, और प्लस सिंबल के बाद एक वैल्यू या एक वेरिएबल लिया गया है। सो इन दैट केस वी कैन से इस सिनेरियो में प्लस सिंबल जो यूज किए हैं वो एक्ट कर रहा है एज अ यूनरी ऑपरेटर। लेकिन वहीं अगर हम कहीं पे x प्लस कुछ वैल्यू को ऐड कर रहे होते, या x प्लस वाई कर रहे होते, दो वेरिएबल को ऐड कर रहे होते, या 2 प्लस 3 कर रहे होते, दो वैल्यूज को ऐड कर रहे होते, तो इन दैट सेंस प्लस सिंबल जब यूज करते हैं तो वो बाइनरी ऑपरेटर बन जाता। ठीक है, नॉर्मली जो प्लस सिंबल यूज होता है, तो यूनरी में ये था। व्हाट अबाउट माइनस सिंबल? बहुत सिंपल है। अगेन अगर हम एक वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रख रहे हैं उस वैल्यू को अगर नेगेटिव दिखाना चाहते हैं, मतलब एक वेरिएबल है जो नेगेटिव वैल्यू कंटेन कर रहा है ना, यूजुअली माइनस सिंबल यूज करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, दो वैल्यू है, दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। अगर किसी रीजन से आपका आंसर नेगेटिव में आ जाए तो भाई वहां पे तो आप माइनस सिंबल यूज करोगे, और वो माइनस सिंबल सिंगल एक वैल्यू के लिए एसोसिएटेड होगा। इन दैट सेंस व्हेन वी आर रिप्रेजेंटिंग अ नेगेटिव वैल्यू, तो वो माइनस सिंबल जब हम लोग यूज करते हैं वहां पे, तो वो यूज होता है एज अ यूनरी ऑपरेटर। लेकिन वही जब हम सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो आई कुड हैव रिटन x माइनस 22, है ना, या y इक्वल टू z माइनस 20, समथिंग लाइक दैट। तो वहां पे जब माइनस सिंबल यूज करें तो वो बाइनरी ऑपरेटर बन के निकलेगा। प्लस प्लस माइनस माइनस मोस्ट लाइकली हम लोग को पता है यूनरी ऑपरेटर है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए। अगेन दोनों में ही प्री एंड पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री एंड पोस्ट डिक्रीमेंट आता है। प्री में हम लोग पहले ऑपरेटर और फिर ऑपरेंड लगाते हैं, पोस्ट में पहले ऑपरेंड फिर ऑपरेटर लग जाता है। ठीक है, पहले वेरिएबल फिर वैल्यू लग जाता है। सो व्हेन आई एम राइटिंग प्लस प्लस एक्स, it means I need to increment the current value of x by 1, है ना। x प्लस प्लस या प्लस प्लस एक्स जब मिल रहा है, इसमें फर्क क्या है? प्लस प्लस एक्स अगर लिखा हुआ मिल जाता है तो आई नीड टू अपडेट द करेंट वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, करेंट वैल्यू एक्स, उसमें हम प्लस 1 ऐड कर देंगे, या सब्ट्रैक्ट अगर डिक्रीमेंट है तो। व्हाट अबाउट एक्स प्लस प्लस? एक्स प्लस प्लस में पहले जो करेंटली वेरिएबल का वैल्यू था या है, उसको ही लेकर के आप कंटिन्यू करोगे प्रोसेस कैलकुलेशन। ठीक है, एंड एट द बैक ऑफ द माइंड आपको क्योंकि वो प्लस प्लस भी आगे लेटर स्टेज में मिल रहा है, तो आप उसको इंक्रीमेंट भी करोगे। प्री इंक्रीमेंट में कोई दिक्कत का बात नहीं आता है, यूजुअली जो दिक्कत आता है वो पोस्ट इंक्रीमेंट में दिखाई देता है कि सर वैल्यू इंक्रीमेंट कहाँ करना था या डिक्रीमेंट कहाँ करना था। ठीक है ना, तो जैसे यूज होगा हमारा जहाँ पे, उसको यूज करके दिखा देंगे। नॉट गेट वरीड अबाउट दोस थिंग्स। एक बाइनरी ऑपरेटर, अरिथमेटिक के अंदर बाइनरी ऑपरेटर।
बाइनरी सारा आता है अरिथमेटिक ऑपरेटर जितना है, प्लस ठीक है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मॉड्यूलर डिवाइड है। जो बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे बाइनरी बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो हम लोग को मिलता है दैट इज टर्नरी ऑपरेटर। यूनरी मीन्स वन, बाइनरी मीन्स टू, टर्नरी मीन्स थ्री। ऐसा कॉम्बिनेशन ऑपरेटर का जो तीन कॉन्सेप्ट या तीन लेवल या तीन फंक्शनैलिटीज पे काम करता, इसको लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन। क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन, इट्स जस्ट एन ऑल्टरनेट टू व्हाट वी से एज इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट का एक ऑल्टरनेट तरीका भी है लिखने का, दैट इज नथिंग बट योर टर्नरी ऑपरेटर। तो हाउ डू वी राइट, इसका अगर हम आगे पूरा अगर दिखा दें एग्जांपल, so we have an expression, ठीक है, there is an expression, we have a question mark, and it's asking whether this given expression is true or false. If it is true, then true statement, true statement, otherwise यहाँ पे जो हमारा जाएगा false statement and with a semicolon। तो तीन पार्ट में यहाँ पे है, एक एक्सप्रेशन है पहला, and it's asking whether the given expression is true or false. If it is true, execute this first part, otherwise execute the later part. मतलब इफ एल्स का ही हिस्सा है। इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज ट्रू तो राइट दिस स्टेटमेंट, अदरवाइज वरना इफ द कंडीशन इज फॉल्स राइट दिस फॉल्स स्टेटमेंट। अगेन इसको चाहे तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकते हैं, इसका नेस्टिंग इसके अंदर कर सकते हैं। एक कंडीशन ट्रू रहा तो अगेन उसके बियॉन्ड कहाँ तक जाना है, ठीक, ये सारी चीज ना। ये था पूरा अरिथमेटिक ऑपरेटर के बारे में। रिलेशनल ऑपरेटर में जानते हैं अगेन, बिटवाइज ऑपरेटर था जो बाइनरी वैल्यूज से ऑपरेट करता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक, आगे बढ़े? नो सर। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन।
सेकेंड इज रिलेशनल ऑपरेटर्स, ये हम लोग को सबको पता है कैसे बिहेव करता है, क्विकली इसको यूज भी करेंगे. लॉजिकल ऑपरेटर्स भी पता है, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, एंड लॉजिकल नॉट. These three are there. बिटवाइज ऑपरेटर्स, ये इंटरेस्टिंग है. बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट. अब ये क्या है बिटवाइज ऑपरेटर्स? वैसे ऑपरेटर्स जो बाइनरी वैल्यूज पे ऑपरेट करते हैं, ठीक है ना, बाइनरी वैल्यूज पे जो ऑपरेट करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर बोलते हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ पे मैं प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर जहाँ पे हम x का वैल्यू 12 देते हैं लेट्स से, एंड यूजर से भी इनपुट ले सकते थे बट हम जस्ट ट्राइंग टू सेव सम टाइम. एंड y इक्वल्स टू लेट्स से 6 ले लेते हैं और 7, एक इवन ऑड नंबर लेते हैं सेफ साइड. ठीक है ना. व्हेन आई राइट int z इक्वल, ठीक है, x लेफ्ट शिफ्ट 2 सपोज, then if I write int a equal y राइट शिफ्ट 2, ठीक है, सेम वैल्यू ले रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट में ताकि समझ में आ सके. और उसके बाद प्रिंट करा दे रहे वैल्यू ऑफ एक्स हो गया, सेम चीज को हम लोग प्रिंट करा देते हैं वाई जेड एंड ए. ओके, ठीक है. ज्यादा समझना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. इफ यू हैविंग पेन एंड पेपर कैन यू मेक नोट ऑफ दिस कि कैसे काम करता है. हमने दो इंटीजर टाइप का वैल्यू ले लिया, एक्स में 12 है, वाई में 7. सॉरी, ठीक है. तो ये लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट क्या है? बिट वाइज ऑपरेटर है बोले तो ये बिट वैल्यूज पे काम करेगा, बट यहाँ पे तो सर हम लोगों ने इंटीजर टाइप का वैल्यूज ले रखा है. इंटीजर टाइप के वैल्यूज पे ही भी ये ऑपरेट कर रहा है. द ओनली थिंग इज दैट इसको वो बाइनरी पे पहले कन्वर्ट कर देगा. तो 12 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या आता है? आई थिंक 1000 124 1248 और एक 112. ठीक है, ये है बाइनरी इक्विवेलेंट. सॉरी, 1100. ठीक है, दिस इज बाइनरी इक्विवेलेंट of 12
बाइनरी इक्विवेलेंट यहाँ लिख देना चाहिए कमेंट लाइन में. बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 7 would be 1 0 no think 0 1 1 1. Yeah, this is the binary equivalent of 7 0 1 1 1. ठीक है. नाउ क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए. ठीक है, x का लेफ्ट शिफ्ट 2, whatever values we have of x, whatever binary value we have of x, उसके हर बिट वैल्यू को दो प्लेसेस शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड. ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट बोल रहा है. तो what I will do, I will create 2 empty spaces. These are the 2 empty spaces. और क्या बोल रहा है, हर एक वैल्यू को अपने पोजीशन से 2 पोजीशन शिफ्ट करो टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड. So this one will be shifted to this part and यहाँ से ये स्पेस अपना क्रिएट करेगा. ठीक है, कुछ ऐसा हो गया. अगेन इस वन को शिफ्ट करेंगे, इस वन को शिफ्ट करेंगे 2 प्लेसेस. तो ये वन यहाँ से शिफ्ट होकर के एक प्लेस, दूसरा प्लेस यहाँ आया 1 और इसका जगह ये बच गया. इस तरह से. फिर अगेन ये दोनों 0 को करेंगे एक एक करके. ठीक है, तो दिस 0 विल बी शिफ्टेड 2 प्लेसेस. तो ये यहाँ पे 0 एक आ जाएगा और ये एक एम्प्टी स्पेस यहाँ पे क्रिएट होगा, ये 0 निकल जाएगा. फिर अगेन क्या हो रहा है, हम लोग इस 0 को शिफ्ट करेंगे 2 प्लेसेस 1 एंड 2. सेकेंड प्लेस यहाँ पे 0 आ जाएगा. ये एम्प्टी स्पेस फिल हो गया, ये एम्प्टी स्पेस था और ये एक नया एम्प्टी स्पेस आ गया. तो ये जो एम्प्टी स्पेस हमारे पास बच गया है, इसको क्या करेंगे, इसको तो फिल करना पड़ेगा. किससे फिल करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग 0 से ही फिल करते हैं. ठीक है, मतलब कि 2 प्लेसेस और 0 में ऐड कर दो. ये तो समझाने के लिए हो गया, लेकिन अगर इसको कम टाइम में अगर गेस करना पड़े तो क्या करना है, क्या करते हैं हम लोग. ये बात सिर्फ लेफ्ट शिफ्ट के लिए है कि आपको एक नंबर का लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो जितने प्लेसेस लेफ्ट शिफ्ट करने बोल रहा है उस नंबर के एंड में आप उतने ही जीरोस ऐड कर दो. ठीक है, आप उतनी ही जीरोस ऐड कर दो, जो आंसर आएगा वही होगा. अब ये अपडेटेड वैल्यू क्या रहा है ना, इसको अगर देखा जाए, दिस वन इज 1 2 4 8 16 एंड 32. 16 प्लस 32 32 42 48 48 आना चाहिए आंसर. लेट्स रन द प्रोग्राम टू सी. 348 है ना, वैल्यू z इज 48. ऑन दी अदर हैंड, अगर हम राइट शिफ्ट परफॉर्म कर रहे हैं, ये तो था लेफ्ट शिफ्ट का बात, राइट शिफ्ट अगर परफॉर्म कर रहे हैं तो वो क्या बोल रहा है हमें, y का जो करंट वैल्यू है उसको राइट शिफ्ट 2 प्लेसेस करो. सो राइट साइड हम 2 प्लेसेस क्रिएट करते हैं. राइट साइड में 2 प्लेसेस क्रिएट करते हैं ना, और जैसे लेफ्ट साइड के लिए करे थे वही काम राइट साइड के लिए करेंगे. फर्क सिर्फ इतना है, इस पे ध्यान देना है बहुत ध्यान से, क्योंकि लेफ्ट शिफ्ट काफी आसान था, राइट शिफ्ट उतना आसान नहीं. राइट साइड हमारे पास जगह नहीं रहता है, हमारे पास लेफ्ट साइड में हमेशा स्पेस रहता है कि हम नए एंटिटीज को ऐड कर सकते हैं, बट राइट साइड में हमारे पास कोई जगह नहीं बचता है. ठीक है ना, तो राइट साइड में जब शिफ्ट करते हैं तो यूजुअली वो नंबर्स बाहर ही निकल जाते हैं. तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग को 2 प्लेसेस तक शिफ्ट करना है, तो मोस्ट लाइकली 2 वैल्यूज जो है, दैट इज 1 एंड अनदर 1, ये 2 1 1 जो है ये ऑलमोस्ट बाहर निकल जाएंगे.
ये हमारे पास अब बचेंगे ही नहीं, वो वैनिश हो गया, निकल गया। और उनका स्पेस जो है उनके आगे वाले वैल्यूज जो है वो ऑक्यूपाई करते हैं, और उनके आगे वाले वैल्यूज में जो स्पेस बच जाता है तो उसमें जीरो हम लोग पुट डाउन कर देते हैं। तो उसमें जहां हम लोग लेफ्ट शिफ्ट में हम लोग लास्ट में जीरो एक्सटेंड कर रहे थे, यहाँ पे बिगिनिंग में हम लोग, या स्टार्ट फेज में हम लोग जीरो ऐड करते हैं और पीछे से उतने ही डिजिट्स निकल जाते हैं जितना का हमें राइट शिफ्ट बोला गया है। ठीक है ना, राइट शिफ्ट जितने का बोला गया है उतने का हम लोग कर देते हैं। इसका अगर करेंगे तो इसमें क्या होगा, जैसे इसका जो लेफ्ट शिफ्ट के जस्ट ऑपोजिट आएगा, ये उसमें वैल्यूज हमारा एक्सपैंड हो रहा था, इसमें कट डाउन या नैरो या मिनिमाइज होगा। तो 7 का अगर हम लोग देख रहे हैं, 7 का मोस्ट लाइकली आंसर 1 आना चाहिए था और ये 1 आया है। ये जो दो लास्ट के 1 थे उनको डिस्कार्ड कर दिया गया और बाकी जो स्पेसेस दो बच गए उनको आगे में ऐड करके 0 कर दिया गया। तो हम जब भी राइट शिफ्ट अगर करेंगे किसी नंबर का, अब अगर हम इसी नंबर का राइट शिफ्ट अगर 1 कर दें, लेफ्ट 2 की जगह 1 अगर कर दें तो मोस्ट लाइकली आंसर 3 आएगा। 3 वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3। आई कैलकुलेटेड इट। ठीक है, तो दिस इज हाउ द बिट वाइज ऑपरेशंस आर हैपनिंग। कोई डाउट है यहाँ पे? नो सर। ठीक है, अभी बिटवाइज एंड और कैसे काम करता है, अगेन ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर डीलिंग विद प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेट्स से नंबर सिस्टम कन्वर्जन। ठीक है ना, नंबर सिस्टम कन्वर्जन के बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है तो वो क्या प्रोसीजर है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल करना है क्या प्रोसीजर है। ओके, तो ओके इतना ही हो गया। हम लोग बिटवाइज एंड और को कैसे देखेंगे, तो लेट्स नाउ आई एम राइटिंग x bitwise and y, x bitwise and y, मतलब x और y के बीच में बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करूं। बहुत सिंपल है। अगेन क्या करना है, x और y का बाइनरी ले लेना है, करेंटली जो भी x और y का बाइनरी है 12 एंड 7 का जो बाइनरी है वो ले लेना है। दोनों नंबर का बाइनरी अच्छा पहले लिख लेते हैं। ट्वेल्व का बाइनरी इक्विवेलेंट जो हमारे पास है 1100, राइट। 7 का बाइनरी इक्विवेलेंट जो है हमारे पास 0111। ठीक, दोनों का बोला गया लॉजिकल बिटवाइज एंड ऑपरेशन परफॉर्म करके दिखाओ। अभी बिटवाइज एंड क्या है, सिंपल सा जो एंड ऑपरेशन का जो रूल बोलता है, इफ योर बोथ द इनपुट्स आर 1 आउटपुट विल बी 1 अदरवाइज 0। ठीक है, करना क्या है यहाँ पे हम लोगों को, ये जो हम नंबर्स लिख दिए हैं बाइनरी में, आप हर एक का प्लेस वैल्यू के साथ लॉजिकल बिटवाइज एंड ऑपरेशन कर दो। बिटवाइज एंड क्या बोल रहा है, इफ बोथ द इनपुट्स एट द सेम पोजीशन आर ट्रू और 1 देन द आउटपुट विल बी 1 अदरवाइज 0। दोनों का 1 होना जरूरी है। जैसे इफ आई लुक एट द यूनिट प्लेस ऑफ 12 उसमें 0 है और यूनिट प्लेस ऑफ 7 इसमें 1 है, तो 1 और 0 का बिटवाइज एंड करेंगे तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगा। ठीक है ना, 0 मिलेगा।
आगे बढ़ेंगे तो अगेन 0 एंड 1 है, दोनों कॉम्बिनेशन तो 0 मिलेगा। 1 एंड 1 दिया हुआ है, ठीक है, 1 एंड 1। तो जब दोनों इनपुट मेरे 1 है सेम लेवल पे, तो आउटपुट भी मेरा 1 होगा, एंड अगेन लास्ट वाले में भी आउटपुट मेरा 0 होगा। तो बेसिकली अगर हम बिट वाइज एंड कर रहे हैं 0 1 0 0 मिलेगा, एंड 0 1 0 0 इज बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 4 4 है, ठीक है। अगर हम कहते हैं z का वैल्यू हमको 4 मिलना चाहिए, ठीक, z का वैल्यू हमको 4 दे रहा है। कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. ओके, ठीक है। तो दिस इज हाउ बिटवाइज एंड बिटवाइज और ये सारी चीज काम करते हैं। बहुत ही फंडामेंटल था, लेकिन बताना जरूरी था क्योंकि इसको हम लोग हाई एंड प्रोग्रामिंग में डेफिनेटली यूज करेंगे ही, जहाँ पे बाइनरीज पे हम लोग को ऑपरेशंस परफॉर्म करना पड़ जाए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऑपरेटर्स के बारे में देखे समझे ना। When we are talking about the conditionals, the if, else, then the loops, so perhaps we have or we follow the same uh, structure or same uh, syntaxes of these things like if, else, if, else, if, nested if। ठीक है, तो इनका जो सिंटैक्स या लिखने का ढंग, तरीका, स्टाइल, स्ट्रक्चर जो बोला जाए, जैसा सी या सी प्लस प्लस में था, जावा भी उसको वैसा ही एक्सेप्ट एंड फॉलो कराता है। कोई अलग से अपना कीवर्ड यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यूज करना है, ठीक है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। कंडीशन हम लोग जैसा सीखे थे सिंटैक्टिकल या जानते हैं बेसिकली वैसा ही चलेगा, ठीक है। तो अगेन वो बहुत बेसिक प्रोग्राम्स हो जाएंगे टू चेक द इक्वालिटी ऑफ टू नंबर्स एंड इनमें से छोटा बड़ा कौन सा है, ये सारे तो अपनी जगह है ही। लेट्स टेक अ बिट कॉम्प्लिकेटेड नंबर और सम कॉम्प्लिकेटेड टास्क टू डू। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं और इसमें बहुत सारी चीज हम लोग कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। बोलना राइट अ प्रोग्राम टू input the side, input the angle of a triangle angles of a triangle and check if the formation of triangle is possible or not, ठीक है।
अगर किसी को क्वेश्चन समझ में आ रहा तो एक्सप्लेन करेंगे क्या मांग रहा है डिमांड। सर हमें इसमें एंगल कितने डिग्री का एंगल बनेगा, वो 3 एंगल्स डालेंगे तो फिर वो बताएगा कि ट्रायंगल बनना पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, तो इसका कोई क्राइटेरिया है क्या? सर जैसे कि ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल्स 60 डिग्री के होते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल आप बोल रहे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तो ऑल साइड्स आर इक्वल, एंगल तो बात ही नहीं होती है। यस सर। और एंगल्स के बेसिस पे अगर वो बात कर रहे हैं तो वी हैव एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। 3 तरह के होते हैं, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड इक्विलैटरल। यस सर। तो हम लोग को चेक क्या करना है, इफ लेट्स से ABC 3 एंगल हम ले रहे हैं, है ना, तो इस तीनों का सम A प्लस B प्लस C इक्वल इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये बात सही है तभी फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल इज पॉसिबल, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल इफ 179 डिग्री पे भी आके रुक रहा है या 181 पे जा रहा है, नहीं पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, सबसे पहले वो यूजर से 3 एंगल्स इनपुट करवाने हैं, एंड ये प्रॉब्लम जो है ना बहुत कॉमनली प्रोसेस करता है अमंग द यूजर्स के। सर साइड मांगा था कि एंगल मांगा था, कंफ्यूज हो गए, है ना। ट्राइंगल का फॉर्मेशन जो है साइड के बेसिस पे भी हो सकता है, जो तुमने बोला था इक्विलेटरल ट्राइंगल, और क्या क्या है उसमें, आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड स्केलिन ट्राइंगल। 3 तरह का होता है बेस्ड ऑन द साइड, साइड का क्या लेंथ है या इक्वालिटी है या नहीं। इफ ऑल साइड्स आर इक्वल, if all sides are equal, it is known as equilateral triangle. If any two sides are equal, isosceles triangle. Otherwise, if none of the sides are equal, then it is scalene triangle. लेकिन वहीं पे जब एंगल की बेसिस पे जब बात आती है तो राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें कोई एक एंगल एटलीस्ट 90 डिग्री है, कोई एक, and we need to find कौन सा है। acute angle triangle, आई थिंक एक्यूट में सर वो लेस देन 60 डिग्री, 90 डिग्री लेस देन। ऑल एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री, एंड ऑब्ट्यूज में कोई एक एंगल जो होगा वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेस करना। ठीक है ना, तो पहला तो हम लोग ये क्वेश्चन को अगर रखिए ऐसा कि 3 एंगल इनपुट करा रहे, चेक कर रहे ट्राइंगल का फॉर्मेशन पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो उसके अंदर चेक करेंगे कौन से टाइप का ट्राइंगल ये बना रहा। क्या लगता है बन पाएगा आप लोगों को? सर ट्राई कर कृपया सकते। हाँ, ट्राई ट्राई तो करना ही है, करना भी चाहिए। इनफैक्ट बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। कोशिश जरूर कीजिए, तो 4-5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन अभी कर ले रहे हैं। अगर नहीं बन पाए तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको क्लासरूम में बना करके किल कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, राइट अ प्रोग्राम टू अब इस क्वेश्चन को हम पहले वर्बली एक्सप्लेन कर देना चाहते हैं, उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन फॉर्म कैसे करेंगे। ठीक है, तो जो लॉजिक हमको माइंड में स्ट्राइक करा उसी के बेसिस पे बस एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सी लेट्स से एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर है, एक कंपनी है जो स्मार्टफोन बनाती है। ठीक है, और बनाता है तो जब उसके पास से एक डीलर कलेक्ट करता है
और शॉपकीपर तक पहुंचा देता है। सो लेट्स से कि कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग के बाद उस एक सिंगल प्रोडक्ट को एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज में डीलर को दिया। ठीक है, काइंडली अगर पेन पेपर में नोट डाउन कीजिएगा, मेमोराइज कर दीजिए क्या है। कंपनी ने डीलर को मोबाइल सेट आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज में सेल कर दिया। डीलर जब आगे जाकर के शॉपकीपर तक दे रहा है तो वो तो अपना कमीशन, अपना ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा चीज जोड़ेगा ही, अपना प्रॉफिट रखना चाहेगा ही। तो उसने क्या किया, 12% या 10%, ऐसा कुछ मान लेते हैं एक नंबर, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, जितने में उसने खरीदा था, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस ऐड करके प्रोडक्ट को शॉपकीपर के पास पहुंचाया। नाउ शॉपकीपर इज परचेजिंग दैट आइटम एट रुपीज एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, एंड देन शॉपकीपर क्या कर रहा है, वो कस्टमर को जब बेचने जा रहा है तो अगेन वो अपना 10 या 12% ऐड करके कमीशन, रेंट, व्हाटएवर यू से, ठीक है। तो पूरा हायरार्की जाकर के क्या बना, ओनर या मैन्युफैक्चरर से रुपीज एक्स में परचेज किया गया, उस एक्स रुपीज के अमाउंट पे 10% ऐड करके डीलर ने शॉपकीपर तक दिया। शॉपकीपर उस 10 प्लस या एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स पे अपना 12 या 15% कमीशन ऐड करके या प्रॉफिट ऐड करके उस प्रोडक्ट को शॉपकीपर तक बेच रहा है। तो अगर हम यूजर से इतना इनपुट करवा ले कि भाई कंपनी से कितने अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर ने परचेज किया था, तो वो तो आपको पूरा फाइनल अमाउंट बता दे कि कस्टमर को किस रेट पे मिल रहा है। यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इसका एक प्रोग्राम बना करके टेस्ट करना है, ठीक है, पूरा हायरार्की पे कि वो कौन सा इनिशियल कॉस्ट प्राइस या price at which the item was purchased from the manufacturer। देन उसको आगे लेकर के जब चला गया तो शॉपकीपर तक पहुंचाने के लिए उसने कमीशन ऐड किया या अपना परसेंटेज, रॉयल्टी जो भी है या ऐड किया, तो उस पे शॉपकीपर ने कस्टमर तक पहुंचाने के लिए वाई परसेंटेज ऐड कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, कॉन्सेप्ट? नो सर, एक बार आप रिपीट कर दीजिए ना। कहाँ से मिस हो गया? हमको ये कुछ भी समझ में नहीं आया। अच्छा ठीक है, हम लोग ना अभी रेफरेंस लेते हैं। ठीक है, सपोज हम एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, हम सैमसंग का मोबाइल मैन्युफैक्चर किए एंड हमको ये मार्केट तक पहुंचाना है ये प्रोडक्ट ताकि कस्टमर खरीदे। तो आई प्रोड्यूस और मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट एंड रवि जो है वो हमारा है लेट्स से डीलर है, ठीक है ना, या डिस्ट्रीब्यूटर, व्हाटएवर डीलर नहीं। वो आया कि सर या कंपनी को बोला, कंपनी अपना मोबाइल फोन हमको दो, मार्केट तक पहुंचा देंगे। चलो अच्छी बात है भाई, मेरे बिहाफ में वो काम कर रहा है, तो हम उसको एक्स अमाउंट ऑफ मनी में वो मोबाइल दे दिए। एक्स अमाउंट ऑफ मनी कैसे डिसाइड करता है आदमी, मैन्युफैक्चरर, कि भाई मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट लगा, मेरे मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट लगा, मेरा पैकेजिंग का कॉस्ट लगा, मेरा लायबिलिटीज था, सब एक्सपाइजेड सारा कुछ जोड़ने के बाद, अपना प्रॉफिट जोड़ने के बाद वो बोला कि चलो हम एक मोबाइल को ना 8,500 रुपये में तुमको देंगे। ठीक है, 8,500 रुपये में डीलर खरीदा या एक्स अमाउंट ऑफ मनी में उसने खरीदा। उसने जब शॉपकीपर तक पहुंचाया तो शॉपकीपर यहाँ पे लेट्स से अंकित है, ठीक है ना, अंकित इज द शॉपकीपर। तो अंकित शॉपकीपर है, शॉपकीपर तक जब पहुंचाया, शॉपकीपर कितने में खरीदा गया, शॉपकीपर को कितने में बेचा गया, शॉपकीपर को कितने में बेचा गया, तो वो 8,500 जो भी था या एक्स अमाउंट ऑफ मनी जो था, उसमें 10% अपना कमीशन या अपना प्रॉफिट
रवि ने जोड़ लिया, 10% या 12% प्रॉफिट रवि ने जोड़ लिया, तो एक्स अमाउंट ऑफ मनी में खरीदा था, एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स में बेच रहा है। यहाँ तक क्लियर है दिशा? यस सर। ठीक है। हाँ, अंकित शॉपकीपर है, वो परचेज कर लिया एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज में। अब वो तुम लेट्स से कस्टमर हो, तुमको दे रहा है, ठीक है, बेच रहा है, तो वो क्या करेगा, अपना 10 या 12% एक वैल्यू पे हम लोग आ जाएंगे, 10 या 12% अपना कमीशन या प्रॉफिट ऐड कर लिया। तो 10 प्लस सॉरी एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स प्लस इज इन टोटलिटी इन पे मेरा 10% ऑफ एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स जो भी है। ये पूरा करने के बाद फाइनली शॉपकीपर जो है कस्टमर तक ये प्रोडक्ट कितने में बेचा, ये बस हम लोगों को बताना है। तो हम लोग को यूजर से इनपुट से एक ही चीज कराना है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को कितने में दिया, ये कॉस्ट बता दो। उसमें फिर हम 10% ऐड करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा उस पर फिर अगेन 10% ऐड करेंगे, तो जो रिजल्ट आएगा वही मेरा फाइनल रिजल्ट होगा। ओके। ठीक है, कोशिश कीजिएगा भी बन जाए तो अच्छी बात है। 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तीसरा प्रोग्राम जो है, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, राइट ए प्रोग्राम, हाँ 5 सब्जेक्ट का मार्क्स हम लोग यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट मार्क्स यूजर से इनपुट करवा रहे हैं। तो मार्क्स में क्या होता है, अक्सर 20 भी आ सकता है, 18 भी आ सकता है, 18.5 भी आ सकता है, 12.5 भी आ सकता है, 10.5 भी आ सकता है। तो हम लोग को सबसे पहला काम करना है कि यूजर जब इनपुट डाल अपना मार्क्स डाल रहा, हो सकता है मैथ्स में या न्यूमेरिकल जहाँ सॉल्व कर रहे होंगे जिस सब्जेक्ट में, वहां पे हमको स्टेप मार्किंग मिला होगा। तो आउट ऑफ 20 जैसे कहीं 5.5 आया होगा मार्क्स। ठीक है ना, इसको समझते हैं थोड़ा सा। 5 सब्जेक्ट का मार्क्स लिए हैं और फ्रैक्शनल मार्क्स हमारा जा रहा है। हमें बस पहला काम इतना करना है कि जो भी मार्क्स वो फ्रैक्शनल जा रहा है उसको राउंड ऑफ कर देना है। सो इनपुट द मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट ठीक है, नियरेस्ट इंट वैल्यूज में वैल्यू होगा। Write a program to input the marks of 5 subjects. Round off each marks to its nearest into value. तो अगर 10.5 है, अब 10.5 क्या कर सकते हैं हम लोग, तो यूजुअली 10.5 को 11 कर दिया जाता है। एनीथिंग 10.5 से नीचे रहेगा तो वो 10 होकर के रह जा सकता है। ठीक है ना, तो उस तरह से रेंज हम लोग क्रिएट करना पड़ेगा या उस तरह से लॉजिक यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। अगर एक भी मार्क्स मेरा इस कैटेगरी को बिलोंग नहीं कर रहा है तो उसको उसमें डालने के लिए हम क्या कर सकते हैं। 10.49 है, उसको हम करने के लिए 11 कर सकते हैं या 10 कर सकते हैं, तो डिसीजन कैसे लिया जाएगा। तो यू नीड टू फाइंड सम मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन। ओके, मार्क these are important. Try to find the correct mathematical library function
क्योंकि पहले से बना हुआ है, जो कि हमारा ये राउंड ऑफ वाले टास्क को परफॉर्म करता होगा। तो हम जब भी मार्क्स डालेंगे, एक मार्क्स डाले तो उसमें डाले 23.5, तो तुरंत से 24 कर देगा। ठीक है, पहला इतना काम करना है। जब ये सारा काम हो जाए, देन and show the total marks after rounding off and average ये रहा, शो द टोटल मार्क्स एंड एवरेज मार्क्स। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, बस उसमें एक ग्लिच हम किया, एक एडिशनल क्या लगा दी हम कि उस नंबर्स को आप पहले नियरेस्ट इंट वैल्यू में कन्वर्ट करो। यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट बाय यूज, आपको बस एक लॉजिक बनाना है, जहां लॉजिक कॉपी पेस्ट कर देना है, जहां पे मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन को हम जब यूज कर रहे हैं तो कैसे ऑपरेट करता है, बस इससे सिंपली कॉपी एंड पेस्ट दैट वैल्यू। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, कोशिश कीजिए इन तीनों को, और वे बियॉन्ड दैट ऑल द क्वेश्चन से सॉल्व हो पाए तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्लास में और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, और इफ एल्स, नेस्टेड इफ, स्विच, इन सबको कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। एनी डाउट इन दैट पॉइंट? नो सर। हाँ सर। ओके, थैंक यू।